कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है, खराब हो रही है मिट्टी की सेहत, नहीं होगी सिंचित बहुफसली भूमि का अधिग्रहण, अंगूर की नई प्रजाति पूसा अदिति, जानकारी से घटाएं खेतों की लागत, गन्ना बढ़ाए खेत की ताकत। राज्यपाल महोदय बाराबंकी के दौलतपुर गांव के दौरे पर। अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, आंकड़े गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश के खेतों की मिट्टी की सेहत अच्छी नहीं है। प्रदेश में अपनी मिट्टी पहचानो कार्यक्रम के तहत खेतों की मिट्टी के नमूनों के परीक्षण और विश्लेषण से जो तस्वीर सामने आई है वह कृषि वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। यह स्थिति किसानों की गाढ़े पसीने की मेहनत और पूंजी निवेश के बावजूद खेती से फायदा न मिलने की हकीकत भी बयां कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे सभी पोषक तत्वों की भारी कमी पाई गई है। वास्तव में किसानों द्वारा गोबर और कंपोस्ट खाद का प्रयोग बंद करने और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने के कारण यह चिंताजनक स्थिति बन रही है। कृषि अवशेषों यानी फसल कटने के बाद बचे डंठल, जड़ों, पत्तियों आदि को जला देने से भी मिट्टी की सेहत गिर रही है, क्योंकि इससे खेत से जीवांशों की मात्रा में कमी आती है। इन कृषि अवशेषों को मिट्टी में ही पलटवा देना चाहिए। किसान भाइयों, खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए जरूरी है कि हर किसान अपने यहाँ एक गाय या भैंस जैसा मवेशी जरूर पालें और इन मवेशियों के गोबर का प्रयोग खाद के रूप में जरूर करें। किसान भाइयों, आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने पिछले साल भूमि अधिग्रहण और उससे प्रभावित होने वाले किसानों के पुनर्वासन के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 बनाया था। अंगूर की खेती करने वाले किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। किसान भाइयों, नई दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के फल एवं बागवानी विभाग ने अंगूर की एक नई किस्म तैयार की है। इसका नाम है पूसा अदिति। अंगूर की इस नई किस्म का विकास उत्तर भारत के सूबों के हालात को ध्यान में रखकर कर दिया गया है। अंगूर की इस नई प्रजाति की खासियत है कि यह अगैती किस्म है। इससे गुच्छों का वजन लगभग 450 ग्राम होता है। किसान भाइयों, आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी है खेती की लगातार बढ़ती लागत। ऐसे में तमाम कृषि वैज्ञानिक और खेती में रुझान रखने वाले लोग खेती में लागत कम करने और शून्य लागत पर जोर दे रहे हैं। शून्य लागत का मतलब है मुख्य फसल का लागत मूल्य साथ में उत्पादित फसलों के विक्रय से निकालकर लागत शून्य करना और मुख्य फसल को बोनस के रूप में प्राप्त करना। खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि बाजार से ना लेकर उन्हें अपने घर या खेत में तैयार करके बाजारी मूल्य को घटाना। किसान भाइयों, जानकारी से भी खेती की लागत में कमी आती है। जैसे यह जान लेना जरूरी है कि पौधों की जड़ें सीधे पानी नहीं लेती हैं। जड़ें मिट्टी के कणों के बीच 50% हवा और 50% वाष्प के मिश्रण से पानी को लेती हैं। ऐसी स्थिति में फसल को सीधे पानी देने की बजाय नालियों द्वारा दिया जाना चाहिए। इससे पानी और सिंचाई में लगने वाला समय बचेगा। खेत से एक ही समय बहुफसली लेने के लिए बहुफसली पद्धति अपनानी चाहिए। बहुफसली खेतों में कीटों का प्रकोप कम होता है। फसल पर अगर कीटों का प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीटनाशकों की बजाय घरेलू स्तर पर तैयार कीटनाशकों का प्रयोग करें। जमीन की ताकत बढ़ाने के लिए गन्ने की खेती सबसे बड़ा सहारा होती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने अपने 15 साल के लंबे अनुसंधान के बाद यह दावा किया है कि जिन क्षेत्रों में 20% से ज़्यादा गन्ना बोया जाता है वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है। गन्ना बहुल इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। इसके उलट जहां गन्ने की खेती कम होती है वहां गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं होती है। संस्थान ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि जिन जगहों पर गन्ना गेहूं फसल चक्र अपनाया जा रहा है वहां की जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल राम नाईक जी आज जनपद बाराबंकी के गांव दौलतपुर के किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पुराने जमाने में कुछ बातें ऐसी होती थी, यानी वैद्य हैं, पुराने वैद्य बहुत अच्छे वैद्य होते हैं, लेकिन वो
अपनी जो कला है वो दूसरे को आसानी से नहीं देती। ये सब जगह पर होता है कि मेरी जो कला है मैं दूसरे को दे दूं तो मेरा क्या होगा। और ज्ञान ये ऐसी चीज है, वो ज्ञान, अपना ज्ञान दूसरे को देने से अपना ज्ञान भी बढ़ता है और उसका ज्ञान भी बढ़ता है। मराठी में एक छोटी सी कहावत जैसी है। वो कहावत ये कहती है, अब हिंदी में होगी लेकिन मुझे मालूम नहीं है। वो कहावत कहती है, उत्तम खेती, यानी सबसे बढ़िया कोई होगा तो खेती है, मध्यम व्यापार, उसके बाद थोड़ा ठीक है तो व्यापार उद्योग यह ठीक है, और तीसरी बात कहते हैं कनिष्ठ नौकरी। नौकरी किसी की करनी है तो आखिर में बात आ जाती है। आज क्या हो रहा है, आज जो नौकर है वो सबका मालिक है करके सब बताता रहता है, और जो देश का किसान है उसको कोई पूछता नहीं है, ऐसी हालत हो गई है। और इसलिए खेती करने वालों ने अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। आप केवल खुद के लिए नहीं, तो आप जो पैदा कर रहे हैं वो पैदा करने से देश का बहुत बड़ा लाभ होता है। मेरे नजर में तो दो चार बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अपने पास जमीन है, तो जमीन है तो उसकी क्वालिटी क्या है वह देखना चाहिए, और उस जमीन में कौन सी चीज पैदा होती है वह देखना चाहिए। प्रदेश की सरकार की ओर से सब जगह पर यह बहुत अच्छे ढंग से करने की जरूरत है कि जिसको अंग्रेजी में सॉइल टेस्टिंग कहते हैं। जो जमीन है उसका कस कैसे है और उसमें कौन सी पैदावार हो सकती है, उसके बारे में सोचना ये पहला काम है। दूसरा, जो हम लेंगे वो उन्नत बीज होना चाहिए, बीज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तीसरा है उर्वरक। अब उर्वरक का भी एक जमाने में ऐसा था कि अपने यहाँ गाय बैल अन्य प्राणियों का ही उर्वरक चलाता था। बीच में ये सब फर्टिलाइजर्स आए, और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं तो ज्यादा उत्पाद होता है, ये भी बात सही थी। लेकिन फर्टिलाइजर ज्यादा उत्पाद करते समय जमीन की जो क्वालिटी है वह समाप्त करती है, यह ख्याल में नहीं आया लोगों को। और आज दुनिया में सब जगह पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का झगड़ा चल रहा है, और इसलिए ऑर्गेनिक खत है तो बहुत अच्छा है, और इसलिए उर्वरक भी अच्छा होना चाहिए। और चौथी बात है कि सिंचाई। इन समसामयिक जानकारियों के बाद आइए हम लोग जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत भावों की। गेहूं अलीगढ़ मंडी में 1480 रुपये, आगरा मंडी में 1490 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 1450 रुपये और मथुरा मंडी में 1480 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल अलीगढ़ मंडी में 1990 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 2050 रुपये और मथुरा में 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना अलीगढ़ मंडी में 3410 रुपये, आगरा मंडी में 3120 रुपये और सुल्तानपुर मंडी में 3425 प्रति क्विंटल के भाव बिका। सरसों अलीगढ़ मंडी में 3275 रुपये, आगरा मंडी में 3340 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 3250 रुपये और मथुरा मंडी में 3290 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव अलीगढ़ मंडी में 3025 रुपये, आगरा मंडी में 2900 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 3250 रुपये और मथुरा मंडी में 2680 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख सब्जियों के मंडी भावों की। आलू अलीगढ़ मंडी में 1370 रुपये, आगरा मंडी में 1400 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 1275 रुपये और मथुरा मंडी में 1400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज अलीगढ़ मंडी में 1430 रुपये,
आगरा मंडी में 1550 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 1360 रुपये और मथुरा मंडी में 1350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर अलीगढ़ मंडी में 1000 रुपये, आगरा मंडी में 1050 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 1100 रुपये और मथुरा मंडी में 800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैंगन अलीगढ़ मंडी में 930 रुपये, आगरा मंडी में 1020 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 1450 रुपये और मथुरा मंडी में 480 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। अदरक अलीगढ़ मंडी में 3340 रुपये, आगरा मंडी में 4000 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 4050 रुपये और मथुरा मंडी में 3040 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्रमुख फलों की बात करें तो सेब अलीगढ़ मंडी में 5310 रुपये, आगरा मंडी में 5920 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 5400 रुपये और मथुरा मंडी में 5540 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला अलीगढ़ मंडी में 1520 रुपये, आगरा मंडी में 1970 रुपये, सुल्तानपुर मंडी में 1850 रुपये और मथुरा मंडी में 1460 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, मौसम बदल रहा है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। इस समय हमें अपनी सेहत के साथ साथ जो हमारे पशु हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बदलते मौसम में हम अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अपर निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ से डॉक्टर राजेश वार्ष्णेय। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो हमारे किसान भाई किस तरह से अपने पशुओं की जो व्यवस्था है रख रखाव की या बांधने की वो कैसे करें? ये बात सही है कि इस समय पशुओं की व्यवस्था देखभाल करने के लिए उनके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। उनके एक तो रख रखाव पर ध्यान देना होगा, दूसरे उसके चारा पानी पर ध्यान देना होगा, तीसरे उसकी प्रजनन क्षमता वगैरह को बढ़ाने के लिए वो ध्यान देना होता है, चौथा उसके रोगों पर नियंत्रण किया जाता है। तभी हम उस चीज़ को अच्छी तरह से पशुपालन को कर सकते हैं। जो इस समय बदलते मौसम में आवास व्यवस्था है पशुओं की, वो कैसी हो? पशुओं की आवास व्यवस्था के लिए विनय जी ये है कि इस समय जब ठंड पड़ रही है तो पशुओं को जहाँ रखा जाए, दिन के समय में ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ धूप वगैरह हो, कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर पशु को ऐसा लगे कि उसको किसी प्रकार की ठंडक न महसूस हो। ठंडे स्थान पर न रखा जाए, हल्की धूप मिलती धूप होनी चाहिए। और रात के समय, शाम के समय में उनको पशु आवास गृह पर रखा जाए। और पशु आवास गृह इस तरह के होते हैं, जैसे 4 फीट की दीवार जो भी होती है, बनाने की विधि ये है कि 4 फीट की दीवार होगी और उस पर 8 फीट के खंभे होते हैं और फिर ऊपर से शेड लगा दिया जाता है। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ ये आवास गृह बनाए जाते हैं, तो जो हमारे खंभे हैं उसके बीच में जो जगह होती है उस पर टाट या पल्ली डाल देनी चाहिए, जिससे पशुओं को ठंड ना लगे। रात को पशुओं को मच्छर से बचाव करने के लिए उसको धूनी वगैरह, कंडी वगैरह जला दी जाती है, जिससे मच्छर वगैरह नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त उसको नीचे का जो फर्श होगा वो पक्का होना चाहिए, और पक्का फर्श ऐसा हो, ढालू हो, जिससे उसका मल मूत्र जो भी हो वो नीचे एक नाली बनी होगी उससे निकल जाना चाहिए। इस तरह का उसको फर्श बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को ये है कि जब भी पशु को चराने निकलें या कहीं भी निकलें तो ऐसे स्थान पर निकलें जहाँ पर कहीं गंदगी या सड़क वगैरह ऐसा ना हो जिससे उसके खुरों में गंदगी लगे। कीचड़ वगैरह के स्थानों से बचा के रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब यह है कि आवास व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो में हर तरह से पशुओं को ठंड से बचाना है, हवा ना आए, ठंडी हवाएं उसके अंदर ना जाएं और साथ साथ उसके अंदर नमी न पैदा हो। लेकिन एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब इस बदलते मौसम में कि जो आहार व्यवस्था है, हमारे तमाम किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके पास इस समय हरे चारे की कमी है या कम चारा है, तो कैसे उनकी आहार व्यवस्था रखें कि पशु स्वस्थ रहें, अच्छा दूध दें, अच्छा उत्पादन दें? देखिए, पशुओं को संतुलित आहार देना बहुत अति आवश्यक है, जिससे देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि पशुओं को ऐसा आहार दिया जाए जिससे उसका उत्पादन, दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो, जिससे पशुपालक की आय बढ़ती है जी। तो हमारा कहने का मतलब जो चारा दिया जाए उसमें संतुलित आहार, जिसमें भूसा होना चाहिए। 5 से 10 किलोग्राम तक भूसा दिया जाता है पशु को। अगर 2 कुंटल का पशु है तो उसको 5 किलोग्राम, और 4 कुंटल के पशु को 10 किलोग्राम तक भूसा प्रतिदिन दिया जाना चाहिए 2 बार में जी। इसी के साथ साथ उसको कुछ कंसंट्रेट राशन के रूप में दिया जाता है। कंसंट्रेट राशन के रूप में कैटल फीड के भी आता है, बना बनाया भी आता है। अगर जो हमारे पशुपालक भाई उसको बना नहीं पाते, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है चोकर, और एक होता है चुनी, और एक होता है खली। चोकर हमारी 50% होती है, खली 25% होती है, और चूनी 25% होती है। तो किसान भाई इसको बना सकते हैं घर पर। अगर हमें 1 कुंटल बनाना है तो 50 किलोग्राम चोकर ले लीजिए, 25 किलोग्राम खली ले लीजिए और 25 किलोग्राम चूनी ले लीजिए। चूनी अरहर की हो, उड़द की हो, किसी की भी हो, किसी दलहनी की, हाँ, और खली सरसों वगैरह की, तिल की, जो भी खली हो, तो इस तरह से बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखा जाना चाहिए, ये बना हुआ जो भी राशन है उसका 1 किलोग्राम हर पशु को दिया जाएगा, चाहे वो दूध देता हो चाहे ना देता हो, वो निर्वहन राशन होता है। इसके अलावा जो भी पशु दूध देता है उसको प्रति 1 लीटर दूध पर 400 ग्राम हमें और इस तरह का कंसंट्रेट राशन कैटल फीड दिया जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पशु 10 किलोग्राम दूध देता है प्रतिदिन में, तो उसको 4 किलो ये हुआ और 1 किलो, यानी पूरे दिन में 5 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन दिया जाना चाहिए, जो कि 2 बार में दिन में दिया जाए, सुबह और शाम, सुबह और शाम दिया जाए। उपलब्धता के आधार पर हरा चारा दिया जाना चाहिए।
5 से 10 किलोग्राम तक, नहीं है तो लोग हे और साइलेज बना करके जो प्रिजर्व करके रखते हैं उस तरह का दिया जाए। और जाड़ों के मौसम में थोड़ा सा गुड़ और नमक उसके राशन में मिला दिया जाना चाहिए, जिससे उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि पौष्टिक चारा हम अपने पशुओं को देते रहें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि पानी पिलाना। जी, ये कैसे पशुओं को हम पानी स्वच्छ, देखिए जब भी पशु को पानी दिया जाए स्वच्छ पानी दिया जाए, तालाब वगैरह इधर का पानी ना दिया जाए, क्योंकि पानी से तमाम प्रकार की बीमारियां पशुओं के अंदर पहुंचती हैं। इस तरह से स्वच्छ पानी जब भी दें, और जब भी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो पशुओं को थोड़ा गर्म करके पानी उसको दिया जाना चाहिए। जी, बासी पानी बिल्कुल न दें, रखा हुआ पानी न दें। नहीं। डॉक्टर साहब, ये पानी पिलाएं, स्वच्छ पिलाएं, ताज़ा पिलाएं। जी। एक और बात है कि इस मौसम में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पशुओं को हो सकती हैं, और कैसे बचाएं किसान? विनय जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इस समय सबसे मुख्य चीज़ है, बड़े हमारे जो पशु हैं, गौवंशी और महिषवंशी पशु, इनको सबसे ज़्यादा इस समय जो रोग फैलता है वो खुरपका मुंहपका का रोग जी की खतरा रहता है। ये रोग तो वास्तविक रूप से पूरे साल किसी भी समय हो सकता है, लेकिन इस समय ये होता है। तो इस समय इस तरह का रोग गाँव का जो लक्षण है, इस रोग का लक्षण तो ये है, आप जैसे सब लोग जानते हैं कि पशु को थोड़ा बुखार आएगा। बुखार आने के बाद पशु के मुंह से लार आएगी, पशु मुंह से चप की आवाज़ करता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों पे भी छाले हो जाते हैं, थनों पे भी छाले हो जाते हैं दूध देने वाले पशुओं को। तो इसमें एक कहावत है कि पशु लंगड़ा दूध गया, चारा नहीं खा पाए, गाभिन पशु बच्चा डाले और पशुपालक त्रस्त हो जाए। तो कहने का मतलब ये बहुत भयंकर टाइप की बीमारी है, हालांकि नुकसानदायक है। हालांकि ये विश्व की क्या कहिए, ये बहुत भयंकर बीमारियों में माना गया। पशु की मृत्यु तो बहुत ज़्यादा नहीं होती इसमें, लेकिन इसमें पशु की उत्पादक क्षमता में कमी हो जाती है और पशु के पदार्थों का आवागमन पर रोक लग जाती है, इसलिए ये विश्व का भयंकर रोग माना गया। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि इस तरह के रोग के लिए पशुओं को समय से टीकाकरण जरूर कराना आवश्यक है। आजकल हमारे पूरे प्रदेश में पशुओं को टीकाकरण करने के लिए पशु चिकित्सालय से टीम जाती है, वो वहाँ पर पशुओं को निःशुल्क टीकाकरण करती है। और टीकाकरण करने के बाद ये होता है कि कम से कम वर्ष में 2 बार किया जाता है। ये पहला जो टीकाकरण किया जाता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता 8 माह तक होती है, और दूसरे टीकाकरण जो भी किया जाए वो पूरी प्रतिरोधक क्षमता 1 वर्ष तक रहती है। 1 साल तक पशु सुरक्षित है, पशु को सुरक्षित है, निःशुल्क टीकाकरण है। सभी किसान भाइयों से भी इसमें अनुरोध है कि वो अपना टीकाकरण पशुओं को जरूर कराएं, जिससे गौवंशी और महिषवंशी पशुओं के लिए। दूसरा ये होता है कि एक जो छोटे हमारे जो छोटे पशुपालक हैं, तो वो बकरी भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, उनके लिए बीमारी होती है PPR। PPR एक बीमारी है जिसका टीकाकरण हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसका टीकाकरण भी, क्योंकि इसमें ज्वर आता है, नाक से पानी आता है, पशु की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस तरह की का भी हमें टीकाकरण कराना है पशुओं के लिए, छोटे पशुओं के लिए। तो ये टीकाकरण जरूर कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह के मौसम में ज़्यादातर जो महिषवंशी पशु हैं, हमारी भैंसें वगैरह हैं, अब उनके ब्याने का सीज़न है। तो उसमें क्या है, ब्याने के सीज़न के साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि उनको क्या होता है कि ब्याने से पहले जो है भेली निकलने लगती है। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि ये भेली जो निकलती है, होता क्या है कि ये या तो शरीर में, खून में उसके कुछ अवयवों की कमी होती है, तत्वों की कमी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह कम हो जाते हैं, खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, और कभी कभी हार्मोन के असंतुलन से इस तरह की बातें होती हैं। इसलिए ये क्या है कि प्रॉपर मतलब इसको अगर तकलीफ है तो अपने नज़दीक पशु चिकित्सालय से संपर्क करके ज़रूर इस चीज़ का इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि भेली जब पशु को निकलती है तो इसका मतलब ये है कि भेली निकलने से उसकी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे पशु को अगर है तो हमें एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जिसका आगे का स्थान नीचे हो और ऊपर मतलब पीछे का हिस्सा ऊंचा हो धरती, जिससे भेली निकलने की संभावना कम रहती है। और जब पशु ब्याह जाता है, बाकी उपचार करना चाहिए, जैसे कि जो भी दिक्कतें हैं उसको खूब अच्छी तरह से, अगर गांव में हो गया है तो हाल के हाल आपको खूब अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए भेली को, चीनी डाल करके उसको सही, हमारे जो डॉक्टर साहब वहाँ अस्पताल पे होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उनको बुला करके उस भेली का उपचार कराया जाता है। उसमें पैसरी बोतल वगैरह लगा करके गुड़री लगा दी जाती है। तो इस तरह की उसकी विधि से, और कैल्शियम वगैरह के बोतलें चढ़ा करके, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा करके
इसको ठीक कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई जो हमारे पशु बच्चा दे रहे हैं। हाँ। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो छोटे पशुओं के बच्चे हैं। हाँ। उनका रख रखाव हम कैसे करें जंगल में? तो इसके साथ साथ ऐसा है, जो छोटे पशु होते हैं, बच्चे हैं, उनका हमें उसी तरह करना है। उसको हमें ठंड में क्या है अच्छी तरीके से, जैसे बच्चों को स्वेटर पहनाते हैं, उनको भी बाकायदे कुछ कपड़े वगैरह पहना करके रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ उसको अंदर ज़्यादा रखा जाए पशु आवास गृह में। और इसके अलावा जो हमने एक चीज़ मुख्य बताई कि आपको जो तीसरी चीज़ बताई पशु की प्रजनन क्षमता के लिए, पशु की प्रजनन क्षमता अगर अच्छी नहीं होगी तो उसकी दुग्ध उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा उसमें यह है कि सही समय पे पशु गर्मी पे आना चाहिए और उसका कृत्रिम गर्भाधान जरूर कराया जाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान कराए जाने से दो लाभ होते हैं। एक तो क्या है, दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, दुग्ध की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है, अच्छी नस्ल का पशु पैदा होता है अगर अच्छे बीज से पशु का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है, जिससे किसान की आय में वृद्धि होगी। और हमारे किसान भाई सबसे मुख्य चीज़ ये है, जो उनका मुख्य उद्देश्य है उनकी आय का बढ़ना, वो ये उसका मुख्य साधन है कृत्रिम गर्भाधान। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।